Hello students, today we will continue our fourth unit, South Asia and the Contemporary World. This is our second video from fourth unit and the topic is Democracy in Bangladesh. तो जब भी हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं. पहला क्वेश्चन कि हाउ बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस, बांग्लादेश कैसे अस्तित्व में आता है, बांग्लादेश कैसे बनता है. और दूसरा क्वेश्चन बांग्लादेश में डेमोक्रेसी कैसे सस्टेन करती है, कैसे और मजबूत होती है. तो जब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है. जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, इंडिया का पार्टीशन होता है, उस टाइम पर हम देखते हैं कि इंडिया में दो ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी. पहला प्रोविंस था पंजाब और सेकंड प्रोविंस था बंगाल और असम के कुछ एरियाज़. इन दोनों एरियाज़ को पाकिस्तान बना दिया जाता है. इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न पाकिस्तान एंड इसे ईस्टर्न पाकिस्तान. तो बोथ आर पाकिस्तान एंड द बांग्लादेश was a part of पाकिस्तान from 1947 to 71. ये ईस्ट पाकिस्तान जो कि 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया, पहले पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था. तो अब इस स्टोरी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये ईस्ट पाकिस्तान है वो किस तरीके से बांग्लादेश बनता है, उसके पीछे क्या बड़े रीजंस रहते हैं. सबसे पहले एक फैक्ट देख लें कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको ड्रॉ किया था सर क्रिल रेडक्लिफ ने. इसलिए इस बॉर्डर को, इस लाइन को, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को, इस लाइन को हम रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं. तो अब समझ लेते हैं कि क्या ईस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इसने बांग्लादेश बनना पड़ा. तो पहला एक बड़ा सवाल ये था कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो इस ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस करता था. इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ पे डोमिनेंस था और ये ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे. ये उर्दू स्पीकिंग थे, ये बंगाली बोला करते थे, ये बंगाली मुसलमान थे. तो इन पर उर्दू को भी थोपने की कोशिश की जाती थी, उर्दू को भी इन पर डोमिनेट किया जाता था. तो इनको इस बात का डर था कि हमारा कल्चर, हमारी एथनिसिटी धीरे धीरे खतरे में आ रही है और इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. इन्होंने कहा कि हम एक सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पे ना समझा जाए और ईस्टर्न पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया और डिमांड की कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स में फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले. तो हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स थी ईस्ट पाकिस्तान के साथ जिसकी वजह से वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं. तो सबसे पहला वेस्टर्न पाकिस्तान ने डोमिनेंस बना रखा था. दूसरा इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज. तीसरा अनफेयर ट्रीटमेंट टू द बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज. और इसकी वजह से इन्होंने डिमांड करी फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर, जो कि पाकिस्तान में इनको कभी नहीं मिला था. तो ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई तो लीडर बन ही जाता है. तो इस सिचुएशन में स्ट्रगल के लिए बड़े लीडर बनते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, शेख मुजीबुर रहमान. शेख मुजीब इनको बोलते हैं, इनका पूरा नाम है शेख मुजीबुर रहमान. स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान. तो शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन. इनकी डिमांड थी इट डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न पाकिस्तान. इन्होंने ईस्टर्न पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी की बात करी. इन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान है, वेस्टर्न पाकिस्तान है, वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और हमें फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, जिसकी वजह से हमें ऑटोनॉमी चाहिए. तो अब उससे प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, अब हम टाइम्स एंड इवेंट्स के बारे थ्रू समझते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अयूब खान वाज द फर्स्ट मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी पार्टी थी आवामी लीग, ईस्टर्न पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर नेता थे, इनकी मेजॉरिटी आती है उन इलेक्शंस में, 1970s के इलेक्शन में. और होल पाकिस्तान में भी इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत अच्छी सीटें मिलती हैं. बट शेख मुजीबुर रहमान की बात कौन मानने वाला था. बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न पाकिस्तान लीडरशिप
रिफ्यूज टू कन्वीन द असेंबली, उन्होंने असेंबली बनाने से ही इनकार कर दिया वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। शेख मुजीबुर रहमान वॉज अरेस्टेड, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद क्या होता है, एक नया मिलिट्री रूलर आ जाता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड मिलिट्री रूलर थे ये पाकिस्तान के, जनरल याह्या खान। द पाकिस्तान आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल, उन्होंने बंगाली पीपल के मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करी। और उसी समय पर थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, जिसकी वजह से इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पाकिस्तान में, ईस्टर्न पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, पाकिस्तान आर्मी अपने ही देश के लोगों को मार रही थी, और उसकी वजह से इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई और इंडिया में लगभग 80 लाख रिफ्यूजीज़ आ गए। इंडिया अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा था और उस समय पर बहुत बड़े स्केल पे माइग्रेशन हुआ बांग्लादेश से इंडिया में, और उसकी वजह से 80 लाख रिफ्यूजीज़ इंडिया में आ गए। एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत बड़ी इंडिया के लिए थी। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल रहा इन सब में, कैसे उसने बांग्लादेश का फॉर्मेशन में अपना रोल निभाया। तो इंडिया को शुरू से इंडिया को ये पता चल गया था कि एक इनजस्टिस वाली सिचुएशन है बांग्लादेश के लोगों के साथ, ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के साथ। तो इंडिया ने बांग्लादेश को, ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को हेल्प दी, फाइनेंशियली और मिलिट्री एड प्रोवाइड करी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस। हमने मिलिट्री और फाइनेंशियल एड दी, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की वॉर छिड़ गई। ठीक है, इस वॉर को हम 1971 की वॉर भी कहते हैं। दिस रिजल्टेड इन अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971। इंडिया सपोर्टेड बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी, इंडिया ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को भी सपोर्ट दिया, जो कि उनकी एक इनऑफिशियल आर्मी थी। दूसरी तरफ इंडिया ने बस केवल 10 दिन के युद्ध में, बस 10 दिन, हमारी 10 डेज ऑफ वॉर, इंडिया ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, पाकिस्तान के जनरल हुआ करते थे, उन्होंने 90,000 ट्रूप्स के साथ, सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया इंडिया के सामने। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है और इसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दिस रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एंड एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और जिसकी वजह से जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया, उसकी वजह से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। सो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि बांग्लादेश कैसे बना। तो बांग्लादेश इस वॉर के बाद, 1970 वॉर के बाद, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो होती है, उसके बाद बांग्लादेश क्रिएट हो जाता है। सो आप जो ये पिक्चर देख रहे हो विजय दिवस की, जिसमें एक एग्रीमेंट पे साइन किए जा रहे हैं, इंडिया की तरफ से हैं जनरल जगजीत सिंह अरोरा, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल AAK नियाजी हैं। दोनों एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसमें बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस है। अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी टुक अ लॉन्ग टाइम इन कमिंग टू बांग्लादेश, एक लंबा समय लग गया बांग्लादेश के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेसी को आने में। और एक बड़ी बात थी कि अब बांग्लादेश बन गया है तो डेमोक्रेसी कैसे आएगी। तो बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करा। बांग्लादेश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी। तो बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। इतने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। बट शेख मुजीबुर रहमान गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया उन्होंने जब वो सत्ता में आए 1975 में। और जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा तो उन्होंने क्या गलतियां करी वो देखते हैं। उन्होंने क्या किया, टू शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना ली, जिसमें वो खुद पावरफुल बन गए। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, अबॉलिश ऑल पार्टीज़, जो कि वहाँ पर और भी कई सारी पार्टीज़ थी, उन सबको अबॉलिश कर दिया, एक्सेप्ट अवामी लीग, अपनी अवामी लीग को रहने दिया और सारी पार्टीज़ को हटा दिया। तो ये बहुत सारी गलतियाँ कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन द बांग्लादेश, इसकी वजह से बांग्लादेश में एक टेंशन स्टार्ट हो गई और उसकी वजह से एक बड़ा ड्रामेटिक इवेंट होता है। शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो जाता है, उन्हें मार दिया जाता है बिकॉज ऑफ मिलिट्री के द्वारा।
ये एक बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है, इसके बारे में आप डिटेल से और पढ़ सकते हैं किस तरीके से उनको और उनकी फैमिली को मारा गया। शेख मुजीबुर रहमान को मिलिट्री मार देती है बांग्लादेश की अगस्त 1975 में, और अब दोबारा से बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री रूल आ जाता है। दोबारा से मतलब हम कह सकते हैं कि द न्यू मिलिट्री रूलर ज़ियाउर रहमान, पहले मुजीबुर रहमान थे जिन्हें हटा दिया गया मिलिट्री द्वारा, उनका असैसिनेशन कर दिया गया, और अब आ गए हैं मिस्टर ज़ियाउर रहमान, जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हो, बांग्लादेश आर्मी की वेबसाइट से उठाई है मैंने, ठीक है। द न्यू मिलिट्री रूलर ज़ियाउर रहमान फॉर्म्ड हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी। पहले तो इन्होंने मिलिट्री रूल बनाया, अपनी एक पार्टी बनाई बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और अपने आप को इलेक्शन में विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया एंड वॉन इलेक्शन इन 1979, और खुद प्रेसिडेंट बन गए बांग्लादेश कंट्री के। इनको भी मार दिया गया। इनको कौन मारेगा? तो ज़ियाउर रहमान वॉज असैसिनेटेड, अनदर मिलिट्री टेक ओवर फॉलोड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। ये मिस्टर HM इरशाद और इनकी मिलिट्री ने असैसिनेशन कर दिया ज़ियाउर रहमान का, और ये रे लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, ये दूसरे मिलिट्री रूलर आ गए। ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट फॉर 5 years, और इन्होंने भी वही सेम प्रोसेस चलाया, अपने आप को इलेक्शन करवाए बांग्लादेश के अंदर और खुद को प्रेजिडेंट इलेक्ट करवा दिया। तो ये दो मिलिट्री रूलर्स बांग्लादेश के अंदर आए, ज़ियाउर रहमान और HM इरशाद साहब। अब उसके बाद क्या होता है, इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया, तो उसके बाद की फ़ोटो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। बांग्लादेश के लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड शुरू कर दी। स्टूडेंट्स वर इन द फोर फ्रंट, मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990। इरशाद को अपनी सत्ता को छोड़ना पड़ा 1990s में, प्रोटेस्ट होने लगे, बांग्लादेश डिमांड करने लगा डेमोक्रेसी की। देन फाइनली इलेक्शन were held in 1991. Since then, representative democracy based on multi-party elections has been working in Bangladesh. 1991 में इलेक्शन हुए और उसके बाद से बांग्लादेश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम के बेसिस पर लगातार इलेक्शन हो रहे हैं और वो एक अच्छी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है। नाउ अब एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम। क्विक रिव्यू में हम ये समझ गए कि बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 71। उसके बाद बांग्लादेश क्रिएट होता है 1971 में, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है शेख मुजीबुर रहमान की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं जो कि गलत हो जाते हैं, और उसके बाद मिलिट्री रूलर आते हैं ज़ियाउर रहमान पहले, एंड देन लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, और उसके बाद 1991 में जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद डेमोक्रेसी अच्छे से वहाँ पे सस्टेन करती है। और करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज मिस शेख हसीना जी। ये फ़ोटो मैंने एक बड़े रीज़न से आपके सामने यहाँ पे लगाई है। शेख हसीना जी जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उनके पीछे जो शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर आप देख सकते हो, शेख मुजीबुर रहमान इनके फादर हैं। सो आप आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और प्रेजेंटली आप हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, और ये पॉलिटिकल चेंजेस, ये पॉलिटिकल फॉर्मेशंस थी बांग्लादेश की। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो उसे भी प्लीज़